इस पार्ट में हमने देखा था कि अब मिस्टर शीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुके थे और उनसे रिपोर्टर क्वेश्चनिंग करते हैं कि हमें सच का बताइए कि कौन आपका बेटा है और कौन नहीं, और कौन सी वीडियो सच है और कौन सी झूठ। यहाँ पर मिस्टर शीन बता देते हैं कि मेरा बेटा दोहयुग है। ये सुनकर रिपोर्टर हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर सिंग संगचू कौन है। यहाँ पर वो बता रहे थे कि दोहयुग मेरा बायोलॉजिकल सन है और मैथ्यू जो कि टिकिटाका का CEO है वही सिंग संगचू है, उसी का नाम के है। ये सुनकर तो और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कैसे कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर मिस्टर शीन बताने लगते हैं कि जब मेरा बेटा 16 साल का था, यानी कि के, उसकी एक एक्सीडेंट में सर पे चोट लगी थी, जिसके कारण जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो हमें पता लगा कि वो हमारा बायोलॉजिकल सन नहीं है। और ये सारी बात यहाँ से टाइगर केक को कॉल लगा के बता देते हैं कि हमें माफ़ करना सर, हम उसे पकड़ नहीं पाए। यहाँ पर मैथ्यू बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और वो न्यूज़ में ये सारी बातें सुन रहा था। फिर अपने सिस्टम को ऑर्डर देता है कि जल्दी से ली हुई शो की सारी डिटेल्स डिलीट कर दो, और उसका सिस्टम ऐसा ही करता है। फिर वो अपना सारा पैसा सोना निकाल कर यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। वहीं वापस मिस्टर शीन ने अब ये भी बता दिया था कि मेरी बीवी को मारने वाला और कोई नहीं के ही था, जिसने कि उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसी लड़के ने अपनी मॉम की ऐसे हत्या कर दी। मैं सिर्फ अभी तक इसलिए चुप था क्योंकि मेरी मरी हुई बीवी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं इसके बारे में किसी को ना बताऊं और सिंग संगचू को अपने बेटे की तरह ट्रीट करूं। लेकिन वो इंसान के रूप में एक शैतान है। उसने ये भी नहीं देखा कि वो मेरी मॉम थी जिसने कि उसे बहुत प्यार दिया। इतना ही नहीं, उसने यहाँ पर दोहयुग की मॉम को भी मरवा दिया, उसके भाई को भी, और यहाँ तक कि उसने दामी की पूरी फैमिली को भी ख़त्म करवाया। और जो कि जिया, जो मुझे उसके सच के बारे में बताने के लिए आई थी, उसे भी उसने इस तरह से मरवाया कि सबको ऐसा लगे कि उसने सुसाइड कर ली हो। ये सारी बातें वहाँ पर मिचेल भी सुन रही थी और काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी बहन को भी इंसाफ मिल चुका था। वापस शीन को दिखा जाता है जिससे कि रिपोर्टर पूछ रहे थे कि आपने चलो ये तो साबित कर दिया, लेकिन हमें कैसे मान सकते हैं कि मैथ्यू ही के है, यानी कि सिंग संगचू। तो वो बताते हैं कि के यानी कि सिंग संगचू मेरे सेक्रेटरी मिस्टर गू का बेटा है। बचपन में उन्होंने 30 साल पहले हमारे दोनों बच्चों को स्वाइप कर दिया था अपने किसी रीज़न के कारण। वहीं फिर हम मिस्टर गू को देखते हैं जो केक के साथ यहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर चुके थे, और यहाँ पर हम केक की उंगली देखते हैं जिससे कि काफ़ी खून निकल रहा था। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसे बचपन से ही बीमारी है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उसकी नेल ब्लीड करने लगती है। ये बात मिस्टर शीन रिपोर्टर्स को भी बता देते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मैथ्यू का ये चेकअप भी करवा सकते हैं, उसे बचपन से ही ये बीमारी है। अब मिस्टर शीन की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी थी और उनके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लग जाती है। इतना देख कर दोहयुग तो रुका ही नहीं चाहता। वो गाड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से मिस्टर वोन उसे पकड़ते हैं और कह रहे थे ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते, हमें अभी मैथ्यू को सबक सिखाना है। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर शीन तब नीचे गिर जाते हैं और सभी रिपोर्टर पूछ रहे थे क्या ये मर चुके हैं, लेकिन सीन यहीं कट हो जाता है और हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर के ने ली हुई शो को कैद करके रखा हुआ था। वहीं पर किताब भी हमें दिखाया जा चुका था जो अभी तक जिंदा है, और वो ली हुई शो के पास जाकर कहता है कि मैंने राफ्ट तैयार कर दी है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो के हम दोनों को यहाँ पर मार देगा। लेकिन वो मना कर रहा था जाने से, ये कहते हुए कि पिछले 5 सालों में के ने मुझे जो ड्रग्स दी हैं उसने मेरी बॉडी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और मैंने उसे टिकी टाका बनाने में हेल्प करी। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि मैंने अपनी बेटी के मर्डर की हेल्प करी है और मैं उसके भी मर्डरर बन चुका हूँ। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। ली हुई सो काफ़ी इमोशनल हो गया था। गिताब को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। वहीं अब चिन्मो हाना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर मोनी उसे रोकती है ये कहते हुए कि तुम पुलिस वालों को क्या बताओगे कि हाना किसकी बेटी है और तुम किसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हो। जिस पर चिन्मो भी रुक जाता है। तभी चिन्मो के फ़ोन पर एक कॉल आई थी जो किसी की नहीं हाना की ही थी। चिन्मो तो गुस्सा करता है कि तुम क्या डांट सुनना चाहती हो, जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन हाना बोलती है कि अंकल प्लीज़ मुझे लेने के लिए मत आइएगा, मैं एक ग्रैंड माँ के साथ हूँ जो काफ़ी अच्छी है। जिनमो तो बोल रहा था ये काफ़ी रिस्की हो सकता है तो मुझे अपना एड्रेस दो, लेकिन वो बोलती है कि मैं काफ़ी ब्रेव हूँ क्योंकि मेरी मॉम काफ़ी ब्रेव थी और मैं उन्हीं की बेटी हूँ, इसीलिए मैं खुद का ध्यान रख लूँगी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। इतना कहते ही वो कॉल काट देती है। जिनमो भी कुछ नहीं कह पाता। मोनी जिनमो से पूछती है कि क्या बात है, कहाँ है वो। जिनमो बोलता है ये तुम्हारा काम नहीं है। इतना कहते ही वो यहाँ से चला गया था और पीछे से मोनी कह रही थी कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जिए या फिर मरे, मैं ना ही उसे संभाल सकती थी और ना मैं उसकी मॉम हूँ। इतने में उसे वहाँ पर कॉल आ जाती है मैथ्यू की। कॉल उठाती है और पूछ रही थी कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। मैथ्यू बोल रहा था कि मोनी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम जैसी इतनी अच्छी एक्ट्रेस इतना नीचे जा रही है। मोनी बोलती है कि तुम मुझसे डायरेक्ट बात करो। तो बोल रहा था
कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और मुझे दोहियो का पता बता दो। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे से जानती हो कि दोहियो कहाँ पर है। मोनी बोलती है कि ऐसा करने से मुझे क्या प्रॉफिट होगा। तो के उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा सपना ऑस्कर जीतने का है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। और मोनी का जवाब हमें यहाँ पर नहीं बताया गया। शायद मोनी भी अब पलट जाएगी। सीन कट करते हैं और हम राही को देखते हैं जो टिकीटाका में आई थी सारे एविडेंस को मिटाने के लिए। जैसे ही एविडेंस कलेक्ट करने लगती है वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो पुलिस से बचकर सारे एविडेंस को ले जाते हुए बाहर पहुँच गई थी, जहाँ देखती है कि सारे रिपोर्टर्स तो उसी का ही वेट कर रहे हैं। वो रिपोर्टर्स की नज़रों से बच के अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल तो गई थी, लेकिन जैसे ही घर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर भी रिपोर्टर्स पहुँचे हुए हैं। तो काफ़ी टेंस हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे एक पुलिस वाले की कॉल आई थी जो कह रहा था कि आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, अपनी बेटी यानी कि दामी के मर्डर के केस से रिलेटेड कुछ बात करनी है। यहाँ पर राही कॉल काट देती है बिना कुछ कहे और उसे सिर्फ यहाँ पर चा ही याद आ रही थी कि शायद वही मेरी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चा, जोगुन और मिस बॉन्ग को देखते हैं जो वहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर चुके थे और कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ यही तरीका है कि हम सियोल छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। अगर हम यहीं रहे तो के हमें मार देगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं उसे कॉल आ जाती है राही की। पहले तो वो कॉल काटती है, लेकिन बार बार कॉल आने के कारण वो परेशान हो गई थी और कॉल उठा लेती है और पूछ रही थी कि तुम्हें हमसे क्या काम है। राही बोलती है कि मैं एक मीटिंग करना चाहती हूँ, जल्दी ही एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ। जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हम फिर से तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे? तुम चेयरमैन बांग के सारे पैसे लेकर भाग गई। जिस पर राही बोलती है कि वो पैसे मेरे पास नहीं है, वो पैसे तो मैथ्यू के पास हैं। तो अब चा उसका मजाक बनाने लगती है और बाकी सब भी हंस रहे थे कि मैथ्यू ने तेरा पागल बना दिया। तभी आगे से राही आ जाती है। मुझे देखकर वो सभी घबरा गए थे और कहते हैं कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। राही बोल रही थी कि हमारे पास कोई बेचारा नहीं है, हमें साथ मिलकर ये काम करना होगा। हमें मैथ्यू के खिलाफ जाना है तो हमें साथ मिलकर जाना होगा। लेकिन चा बोलती है कि तुझे मौत के मुंह में जाने का इतना शौक है तो तू अकेली चली जा, हमें इसमें गमत घसीट, हम यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो राही बोलती है कि हम सबको साथ में चलना चाहिए, लेकिन चा तो उसे धक्का देकर वहाँ से चली गई थी और राही पीछे से चिल्लाती रह जाती है। वही हम दोहियो को देखते हैं जो काफ़ी सैड था और जिन्मो से बता रहा था कि मैंने न्यूज़ देखी, चेयरमैन शिन की मौत हो चुकी है। दोहियो यहाँ पर गुस्से में पूछता है कि के कहाँ पर है, मुझे उससे ढूंढना है। जिन्मो बोल रहा था कि उसे तो पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है, पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुप गया है। तभी उसे मोनी की कॉल आई थी और मोनी जिन्मो को बोल रही थी कि मुझे दोहियो से बात करनी है। फिर जिन्मो फ़ोन दे देता है दोहियो को। दोहियो पूछ रहा था कि क्या मैं भी मिलने आऊँ। मोनी उसे मिलने के लिए बुला रही थी। पता नहीं वो अब दोहियो के साइड है या फिर के की साइड। वही हम के को देखते हैं जिसके डॉक्टर उसकी पट्टी कर रहे थे और वो न्यूज़ में ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था कि न्यूज़ वाले उससे साफ कह रहे हैं कि वही के है, यानी कि सिमसन चू मैथ्यू अब रिवील हो चुका है और उसे पुलिस वाले हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। इसलिए अब के को गुस्सा आता है और वो एलईडी को उठाकर नीचे फेंक देता है। और वहीं पर मिस्टर गू पर गुस्सा कर रहा था कि तुम अगर टाइम से उस बुढ़े को मार देते तो आज वो इतना बड़ा कांड नहीं करता। यहाँ पर मिस्टर गू माफ़ी मांगते हैं और कह रहे थे कि मुझे उनके फ्यूनरल पर जाना होगा और उन्हें लास्ट बार गुड बाय कहनी होगी। यही बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही फालतू टाइम है तो तुम जाकर दोहियो को क्यों नहीं ढूंढते, उसे मेरे पास लेकर आओ, उसे मारो, अगर हो सके तो खुद को भी मार लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी वीकनेस बचे और तुम मेरे फादर हो, ये मैं कभी प्रूफ नहीं होने दूंगा। और वो हंसते हुए कहता है क्या तुम अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मिस्टर गू ये बातें सुनकर काफ़ी हर्ट हो रहे थे। इतने में टाइगर वहाँ पर आता है और के को बता रहा था कि मोनी हमसे मिलने के लिए मान गई है और मैं वहाँ पर जाकर उसे अपने आप हैंडल कर लूँगा। लेकिन केब मना करता है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर खुद जाऊँगा और मेक श्योर मेरे पीछे कोई भी ना आए। हम मोनी को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच गई थी जहाँ पर के दोहियुक छुपा हुआ था और उसने के को यही बताया था कि दोहियुक यही है। के पीछे ही गाड़ी में था और अपनी गन को लोड करते हुए हंसते हुए कहता है कि दोहियुक तुम्हें यही जगह मिली छुपने के लिए। अब मोनी अंदर चली जाती है और की भी उसका पीछा करते करते अंदर चला गया था। अंदर जैसे ही जाता है दोहियुक तो उसे घेर लेता है। वहाँ पर मोनी भी थी, जिन्मो भी था और दोहियुक भी था। वो तीनों ही वहाँ पर के को घेर रहे थे। के बोलता है कि मोनी तुमने मुझे धोखा दे दिया। वहाँ पर बारी बारी से के को पीट रहे थे, लेकिन के भी बहुत तेज है। उसने मौका देखते ही मोनी को घेरा और उसके गले पर एक पीस रख दिया ग्लास का और कह रहा था कि सभी दूर हो जाओ। दोहियुक भी उसे शूट नहीं करता। जिन्मो तो कह रहा था कि हमारे पास ये आखिरी मौका है, अगर अभी हमने इसे शूट नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। दोहियुक फिर भी शूट नहीं कर रहा था, उसे मोनी की जान की परवाह थी। तभी वहाँ पर टाइगर अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और शूट करके वहाँ पर दोहियुक, मोनी और जिन्मो को अपने कब्जे में कर लेता है।